इंदिरा स्वप्नम इंदु, इंदिरा पूनावाला पेश करने जा रही हूँ अपनी एक कहानी। ये कहानियाँ मैंने 5 भाषाओं में लिखी है। अभी जो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ वो हिंदी की कहानी है। नाम है उसका फैसला। हिंदी की कहानी पेश है फैसला। इंदिरा पूनावाला के नाम से भी जानी जाती हूँ। शनो, तुम बहुत सुंदर और नरम स्वभाव की, नम्र स्वभाव की हो। तुम्हारी आवाज़ भी बहुत मीठी है, मैंने हाँफते हुए कहा। पैदल चलते समय बातें करते करते तो हाँफना ज़रूर आता है। घर के पास वाले बगीचे में मैं रोज़ शाम को समय टहलने जाती थी। बगीचे के एक गेट से दूसरे गेट तक 15 मिनट लगते थे। 6 चक्कर लगाने के बाद घंटा लग जाता था। अलग अलग तरह के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, बीमार, अच्छे, सभी उस वाटिका में, जिसको चित्तरंजन वाटिका कहते हैं, टहलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए दिखाई देते थे। सब में अपना तो भरा हुआ था। हम बरसों से एक दूसरे को जानते थे। बरसों एक दूसरे को देखते देखते मानो एक परिवार हो जाता है। नियम के पक्के अपने अपने से लगते रहते हैं। शनो मेरे प्रश्न का उत्तर हल्का मुस्कुरा कर देते हुए बोली, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े पोतियां हैं, तो भी मैं सुंदर और सुडौल लगती हूँ। ऐसा लगता है शबनम, तुम्हारी आंखों में ही सुंदरता है। न जाने क्यों तुम्हें हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। पत्थर, मिट्टी, कांटे, सूखी हुई घास, मुरझाए हुए फूल, पत्तों के बिना पेड़, बीमार घायल पशु पक्षी, सभी तुम्हें सुंदर लगने लगते हैं। ऐसे सभी बदसूरत वस्तुएं सुंदर कैसे हो गई? हाँ, यह तो तुम ठीक कहती हो शन्नू। मुझे हर चीज, हर दुख भी खूबसूरत सा लगने लगता है। उसमें भी मुझे सुंदरता नजर आती है। हर कड़वा मीठा अनुभव भी बहुत सारे प्यारा और सुंदर मुझे लगने लगता है कि ये भी एक अनुभव है जो प्यारा है, सुंदर है। शनो, इस बगीचे में हम बरसों से मिलते आ रहे हैं। तुम अपने जीवन के बारे में बताती रहती हो। शादी बड़े घर से हुई, उनके शहर की तारीफ थी। जब मेरी शादी को 4 साल गुजरे, कोई औलाद नहीं हुई, तो चारों तरफ खुसर पुसर होने लगी। विशाल मेरे सारा जो है एक इकलौता पुत्र था। बेटे के बच्चे देखना, एक फलते फूलते परिवार को देखना, ये सबसे बड़ी मनोकामना थी मुझ में। धीरे धीरे रोज़ घर में किटकिट होने लगी और उसके बाद कई कारण मिले ना मिले, सारा समय किटकिट और औलाद न होने पर मुझे ताना मिलने लगे। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहाँ 6 फ्लैट थे, जहाँ पे मेरी सास 5 देवरानियों के साथ रहती थी, मेरे परिवार के साथ भी रहती थी। दूसरे रिश्तेदार भी वहाँ रहते थे, इसलिए मेहमानों का वहीं तांता लगा हुआ रहता था। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसमें मैंने बता दिया कि 6 फ्लैट होते। मेरे बहुत मित्रों मिन्नत करने पर पति डॉक्टर के पास जाने के लिए राज़ी हो गए। एक डॉक्टर की बात सुनने में रिपोर्ट में दुखियाई सुनाई देने लगा। 4-5 दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया। हौले हौले विशाल की उदासी गहरी होती गई। मैं अपनी सहन शक्ति खोती जा रही थी। मैंने एक दिन साहस करके पूछ लिया,
विशाल, क्या बात है? आखिर डॉक्टर क्या कहते हैं? अगर मुझ में कुछ कमी है तो मैं अपना इलाज कराऊं। मैंने ये वाक़या अधूरा और तुम में कोई कमी, मैंने यह वाक़या अधूरा छोड़ दिया। 8 साल पहले मेरे साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। मैं उस दुर्घटना के बच निकला, लेकिन डॉक्टर ने जो कुछ बताया उससे मैं अपरिचित था। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? शन्नू ने हिचकिचाते हुए पूछा। माँ बाप बनने के लायक नहीं रहा और कुछ सालों के बाद शारीरिक संबंध भी न कर पाऊंगा। अब तुम निर्णय करो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, ऐसे मेरे पति ने मुझे कहा। मेरे शरीर से जैसे खून ही सूख गया। मैं कांप उठी, मानो कोई गला घोंट रहा था। मैं उसके तरफ देखती ही रह गई। मैं ऐसी घुटन सह नहीं पा रही थी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। 2-4 दिनों के बाद आवश्यक बातचीत भी हम में कर नहीं सके। एक दिन शाम के समय जल्दी लौट आए और कहने लगे, चलो कहीं घूम आए, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। बहुत दिनों के पश्चात मैंने उसके साथ हल्के फुल्के मूड में उसे देखा। जल्दी जल्दी तैयार होके उनके साथ निकल पड़ी। दिल पर जो बोझ था वो हल्का हो गया था। विशाल शहर से बाहर मुझे एक लंबी सी ड्राइव लेकर चला गया। एक तालाब के नज़दीक पेड़ों के झुंड में उसने कार को खड़ा कर दिया। मुझे खुशी हो रही थी और हैरान थी, आखिर वह क्या कहने जा रहा था। उसने प्यार से धीमे से मेरे सर पे हाथ घुमाया, अपने हाथों में थाम लिया और कहा, शन्नू, जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके ध्यान से सुनो। तुम्हारी और मेरी अथाह मोहब्बत है। एक मांग है और वह एक नन्हे बच्चे के घर में आना, जो बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी भी यही मांग है, लेकिन एक बात को स्वीकार करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये एक मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ जो अति आवश्यक है। मैं उसकी बातें गौर से सुनती रही। क्या कहूँ, क्या पूछूं? पेड़ों के में विशाल के गोद में सिर रखकर बातचीत करते हुए मैं लेट गई। थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा आराम और विशाल का एहसास मुझे हो रहा था। उसकी मीठी गोद में सोकर सारा मेरे मन को धैर्य आने लगा। मैंने साहस को पकड़े रखा, हर बात सुनने के लिए तैयार हो गई। विशाल ने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन देते हुए कहा, मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आनंद मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है, बहुत गहरा दोस्त है और हमराज है। तुम उसे थोड़ा सा जानती हो, वह मेरे सबसे निकट का दोस्त है, जिससे मैं मन की बातचीत कर सकता हूँ। मैंने अपने अंतर मन की बातें उसे मैंने बता दी है। निकट का दोस्त है। डॉक्टर वाली भी बात मैंने पूरी तरीके से उसको सुनाई। विशाल ने एक लंबी ठंडी सांस भरी। धीरे धीरे न जाने वह कौन सी गांठें खोलता जा रहा था। न जाने कब वो क्या कहेगा, न जाने कौन सी बिजली मुझ पे गिरेगी। मैं दम साधे हुए खामोशी से उसके चेहरे के तरफ देखती ही रह गई कि अगले पल वो क्या कहने वाला है। उसने कहा, शन्नू,
मैंने एक मार्ग निकाला है नया मेहमान के लाने के लिए, तुम्हारे और मेरे बिछड़ने का नहीं, खानदान के सिलसिले को हमेशा के लिए तैयार रखने का, बड़ी बूढ़ियों की आंखों का सपना वो पूरा करने के लिए, उसकी उमंगें, उनकी आशाओं को, इरादों को कायम रखने के लिए, तुम्हारे मेरे बीच जो एक खालीपन है उसका पूरा करने के लिए। मैंने पूरी शक्ति लगाकर पूछा, कौन सा रास्ता विशाल, जल्दी बोलो, मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारे और आनंद के बीच में शारीरिक संबंध। शास्त्रों में, प्राचीन युग में मैंने पढ़ा था कि एक नियोग विधि होती है। नियोग विधि और किसी से शारीरिक संबंध करा के बच्चे को उत्पन्न करना, उसे नियोग विधि कहते हैं, जो बहुत अपनाई जाती थी। मैं भी इस विधि के साथ मानता हूँ। आनंद अभी तक कुंवारा है, हमारी औलाद भी हो जाएगी। मानो एक बम सा फटा, बारूद ही बारूद मेरे आंखों के सामने छा गया। मानो एक बम सा फटा, बारूद ही बारूद मेरे आंखों के आगे छा गया। कानों में सीटियां बजने लगी, मैं जोर जोर से रोने लगी। वातावरण से बिल्कुल बेखबर मेरा हृदय फटने लगा। न जाने कब रो रो कर थक कर आधी बेहोशी मैं उसके गोद में ही सो गई। न जाने कब कैसे विशाल मुझे कार में डालकर आनंद के बंगले तक ले आया। होश में आने पर मैंने अपने आप को आनंद के अजनबी कमरे के पलंग पर सोता हुआ पाया। शरीर केवल चादर से ढका हुआ था। बगीचे में पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कोलाहल बढ़ता जा रहा था। अंधेरा घना होता जा रहा था। शनों की आवाज़ डूबती हुई जा रही थी। मैंने उसे थोड़ा हिलाया, शनो उठो, घर चले, देर हो रही है। मैंने कांपते हुए शनु को अपने दोनों बाहों का सहारा देते हुए उठाया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी। अच्छा शनु, कल बगीचे में फिर मिलेंगे। वह बाईं तरफ अपनी सनी पर चढ़कर अपने घर रवाना हो गई। अब मैं दाईं तरफ अपने घर रवाना हो गई। 2-3 दिनों तक बगीचे में वो मुझे नहीं मिली। मैं अपने दैनिक नियम के अनुसार रोज़ टहलने जाती थी। मेरी आंखों में क्षणों को ढूंढती रहती थी कि आगे क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, आगे क्या होता गया, उसके मुझे ख्याल रहने लगा। एक शाम वह मुझे दिखाई दी। वह अपने पसंदीदा गोल गोल वह 2-3 दिनों तक बगीचे में मुझे नहीं मिली। अपने दैनिक नियम के अनुसार रोज़ टहलने जाती थी। मेरी आंखें शनु को ढूंढती रहती थी कि आगे क्या हुआ। 4 दिन न मिलने के बाद वह मुझे एक गोल गोल रास्ते पे टहलती हुई दिखाई दी। नीले रंग की सलवार और कमीज में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। 4 दिन न मिलने के बाद आज एक दूसरे को देख के हम हंस पड़े। दोनों गले मिली और साथ साथ टहलती रही। मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। शनु, बगीचे में इतने पक्के रास्ते, तुम कच्चे रास्तों से क्यों चलती हो? ऐसा लगता है सीधे रास्तों मेरे लिए बने ही नहीं हैं। मुझे न जाने क्यों सीधे रास्ते बहुत कठिन लगते हैं। आज मूड ठीक नहीं है, शनु ने कहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? आज बहू बेटे से झगड़े हो गए।
उनके साथ बर्ताव याद आ रहा था। मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया था, उसने मेरी ममता को ज़रा ख्याल नहीं किया। मेरे घायल मन को मरहम पट्टी करने के बदले में वो ज़ख्म दिए जो नासूर बन गए हैं। अब खुद विशाल तो स्वर्गवासी हो गए, मुझे छोड़ गए इस नर्क में। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से निहारते हुए कहा, विशाल स्वर्गवासी हो गए? कब, कैसे? तुमने तो ये बात सुनाई नहीं थी। मैं उस रात आनंद के घर लौटने के बाद मेरे पांव भारी हो गए थे। जहाँ तक मैंने बताया था, मेरा उसके साथ में शारीरिक संबंध हो चुका था और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। एक लड़के का जन्म हुआ, जिसके पैदा होते ही चारों तरफ मुझे बधाइयाँ मिलने लगी, खुशियाँ आई। 5 साल हमारी ज़िंदगी के बहुत अच्छे यादगार रहे, सुखद और अच्छे बीते। कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी। परंतु क्या? मैंने बेचैनी से पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो? उस दिन मेरे बेटे का 5वां जन्मदिन था। आनंद को भी निमंत्रण किया गया था। उसे खास वजह से बुलाया गया था। हाँ, तुम्हें बताना भूल गई थी कि रात की घटना के बाद आनंद बेंगलुरु चला गया था। उस रात के घटना के बाद जब हमारा शारीरिक संबंध हुआ, आनंद बेंगलुरु चला गया था, हमसे मिलकर भी नहीं गया था। अब वह हमेशा के लिए अमेरिका जाने वाला था। सारा घर सजाया गया था, बच्चे, जवान, बूढ़े, बहुत सारे लोग घर में आए हुए थे। वातावरण में शहनाई की स्वर गूंजने लगे थे। उसे गले से लगाया, उसके गालों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया। उस बच्चे को उसने बहुत प्यार किया, क्योंकि बच्चा तो उसका ही था ना। उसे अपने छाती से लिपटा लिया। वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके आंसू में, आनंद के आंखों के आंसू आ गए। कैसा पिता था वो! पिता होकर भी पिता नहीं था, और वो हमेशा के लिए अब जा रहा था विदेश। उस रात मेरे पति ने, विशाल ने आत्महत्या कर दी। सन्नाटा, एक गहरा सन्नाटा छा गया सारे वातावरण में। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। शन्नू से इतना कहकर अपनी आंख मूंदी, बेंच पर सिर रखकर पत्थर की मूर्ति की तरह वह बैठी रही। मुझ में एक शब्द करने की शक्ति नहीं थी। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद सुनकर मैं क्या करती? मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। विशाल ने क्यों आत्महत्या कर दी? उसे क्यों ऐसा बुरा लगा कि आनंद ने अपने बच्चे को प्यार किया? ये कौन सी साइकोलॉजी रहती है पुरुष के अंदर, जो मौत तक भी ले जा सकती है? उसी रात विशाल ने आत्महत्या कर ली। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा छा गया। मुझे तो वो पत्थर की तरह बैठी रही। बगीचे में गणेश का एक मंदिर है, वहीं आरती हो रही थी। मुझे भी कुछ नहीं सुझाई दे रहा था। बेखुदी से मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे सहारा दिया और मंदिर में ले गई। मंदिर में गणेश की आरती सुख करता दुख करता चल रही थी। अगरबत्ती की सुगंध, आरती की लय और तालियां, आवाज़, सब भगवान गणेश के पवित्र मूर्ति के गुणगान करने लगे। विश्वास के एहसास ने मेरे नस नस में ठंडक पड़ गई थी। दीपक से मध्यम प्रकाश में मैंने देखा कि शन्नू ने बुझा हुआ चेहरा भी था, धीरे धीरे शांत हो गया। आरती पूर्ण हो गई। शन्नू ने कहा, शबनम, मैं आज सन्नी नहीं लाई हूँ, मुझे तुम घर तक छोड़ दोगी? मैंने गर्दन हिलाकर हाँ कही। पैदल चलते शन्नू ने कहना शुरू कर दिया, और शादी के 10 सालों के अंदर ही मैं विधवा हो गई। मैंने विशाल का निर्णय स्वीकार किया, लेकिन
वो अपना फैसला नहीं स्वीकार कर सका। उसे हमेशा महसूस होने लगा कि ये बच्चा उसका नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता था। कायर कहीं का। खुद ही फैसले करना, खुद ही उसे नहीं मान पाना, ये क्या चीज़ रहती है। इस बात ने मुझे तोड़ दिया। मेरा बेटा सागर बचपन से ही ज़िद्दी, भावुक, जल्दी गुस्सैल होने वाला था। ब्याह होने के बाद और उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल ही नहीं निभा पाए मेरे साथ में। मेरे बहुत मिन्नतें करने के बाद दोनों अलग घर बसा के रह गए। देखो, जिस बच्चे के लिए हमने क्या क्या किया, वो बच्चा अपने पत्नी के साथ अलग रहने लगा। मेरी तो जैसे रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। घर छोड़ते समय सागर ने मेरी डायरी में मेरे सामने ही फेंक दी। उसके जन्म से इतिहास, उसमें जन्म का इतिहास लिखा हुआ था सागर का। न जाने कैसे गलत गलत तरीके से मैंने वो डायरी भूल से बाहर रख दी थी। उसने अपने जन्म का इतिहास पढ़ लिया। उसने चिल्ला कर कहा, तुम चरित्रहीन हो, अपने को सती सावित्री साबित करना चाहती हो, मत कहलाओ, तुम उल्टा हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये तुमने क्या किया? पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध करके मुझे पैदा किया। मैं तुम्हें माँ कैसे मानूं, उसको बाप कैसे मानूं? और मेरा बाप भी मर गया और ये सदमे से। उसका फैसला तुमने क्यों माना? शबनम, मैंने बचपन से ही बाबूजी और माँ के लिए सारे फैसले कबूल किए थे। पोशाक, खाना पीना, शादी के फैसले सारे मेरे माँ बाप करते थे और मानती थी। मुझ में शक्ति नहीं होती थी कोई फैसला करने का। अभी मेरे पति ने विशाल ने जो फैसला किया, मैंने कबूल कर दिया। ये मेरी एक आदत सी थी। मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहिए, कभी भी किसी ने नहीं सोचा। मुझसे विशाल ने पूछा नहीं, तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या चाह रही हो, तुम शामिल हो मेरे फैसले में। वो वही उठा के चला गया। मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ शबनम? वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर आ चुका था। मैंने उसके घर के बाहर छोड़ दिया। भारी मन से अपने घर लौटी, खाना पकाया, कामकाज पूरा करके बच्चों और पति को साथ टीवी देखने बैठ गई। उसके बाद कुछ लिखने पढ़ने बैठी तो कुछ मन हल्का हुआ। मैं कहानी लिखने लगी शनों के ऊपर। मैं अपनी व्यस्तता के कारण मैं टहलने नहीं गई थी। एक दिन योगा क्लास के पास से लौटी तो घर के कामवाली ने संदेश दिया, शनु दीदी का फ़ोन आया था, आपको बहुत बुलाया है। मैंने जल्दी जल्दी दुपट्टा ओढ़ा, चप्पल पहनी और भाई को खाना पकाने के लिए कहा और घर वालों के लिए संदेशा रखा, सहेली के पास जा रही हूँ, देर हो जाने पर चिंता मत करना। शनु का फ़ोन नंबर भी लिख दिया था। शनु के घर पहुँचते ही वह घर में अकेली थी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? घर में कोई नहीं है क्या? मैंने एक सांस में 3-4 प्रश्न उससे पूछ लिए। शबनम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ज़रा बैठो तो, पहले तुम्हें पानी ला देती हूँ। वह पानी लाने के लिए पूछा। चाय पियोगी? मैंने मना कर दी। वह मेरे पास आकर बैठ गई, मेरे गोद में सर रख कर आँखें बंद कर ली। उस वक्त वह मुझे एक छोटे बच्ची के जैसे लगने लगी। मैंने थपकियाँ देने लगी उसे। शबनम, तुम्हारा प्यार भरा अपनापन, सहानुभूति और विश्वास पाकर मेरे मन के घाव फिर से खुल गए हैं।
कड़वी स्मृतियाँ बहुत तीखी होती जा रही है। मैं अपनी बात तुमको सुनाती हूँ, तुमसे कुछ छुपाने को मन नहीं करता। इतना कहकर उसने मेरे हाथ में एक चिट्ठी दे दी। पढ़ो। मैंने अपनेपन से पूछा, किसका खत है ये? इतने वर्षों के बाद ये आनंद ने अमेरिका से खत लिखा है। मुझे पहली बार लिखा हुआ खत जो अमेरिका से आया है। मैं खत पढ़ने लगी। शनो, उस रात के बाद मैंने अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ पाया, चरित्रहीन पाया, और उस पछतावे के मारे मैं शादी भी नहीं कर पाया। एक पल की कमज़ोरी ने मेरे ज़मीर को इस कदर फटकारा कि कभी मरते तक तुम्हारे सामने नहीं आ पाया। कसम खाई थी मैंने। विशाल के जन्मदिन पर शपथ तोड़कर मैं आया था। वह अपनी जज्बात पर काबू नहीं पा सका। उस नन्हे से बच्चे को देखकर जी भर के मैंने प्यार किया। मेरे व्यवहार से विशाल को दिल इतना टूट गया, उसके ठेस पहुंची, उसने आत्महत्या कर ली। मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझता हूँ। शनो, यह पत्र देखकर तुम्हें हैरत में पड़ गई होगी। बात यह है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले घर पड़ोस वाले अमेरिका आए हैं। समाचार का आदान प्रदान करने के बाद पता चला कि तुम लोगों को भली भांति परिचित है। यह पता चला कि औलाद के लिए तुमने कितने दुख उठाए। वही तुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं, और वह उस स्थिति में अब तुम्हें सेवा और सहारे की ज़रूरत है। शनो, तुम हर तरफ से अकेली पड़ गई हो। मैंने अभी तक अकेली ज़िंदगी बिताई है। न जाने कब ज़िंदगी के कितने दिन बचे हैं। क्या तुम बची हुई ज़िंदगी पल भर के साथ लौटाना चाहोगी? मेरे अकेलेपन में शरीक हो जाओगी? क्या तुम यहाँ आकर मेरे साथ रहोगी अमेरिका में? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी मेरी भूल सुधारने का, मुझे पश्चाताप करने का? पत्र समाप्त हुआ। उसने मेरी तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। मैंने सामने दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ देखा। बहुत समय बीत गया था। मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। शनो, मुझे देर हो रही है। अब की बार अपनी ज़िंदगी का फैसला पहली बार तुम करोगी, और कोई नहीं करेगा। तुम खुद करोगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे मार्गदर्शक ही बनेगी। जो फैसला करोगी वो सही होगा। तुम्हें सही रास्ता तुम्हारी आत्मा ही दिखाएगी। इस वक्त मैं दृढ़ विश्वास है मुझे। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसके माथे पे हल्का सा चुंबन दिया। वहाँ से चली आई। मेरे चेहरे पर मानो एक रहस्य भरी मुस्कान थी। मुझे पता था वो क्या फैसला करेगी। चली जाएगी।